इसके बाद हमारे पास सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री लैब का। सबसे पहले हमने बायोकेम लैब में जाना है तो हमने सबसे पहले करनी है ब्लड कलेक्शन। अब ये ब्लड कलेक्शन कैसे करनी है, हम ब्लड कलेक्शन कैसे, 3 तरह के ब्लड है हमारे पास टोटल, वीनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड, कैपिलरी का ब्लड। प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, सेल जब निकाल दें हम तो उसके बाद जो बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन करके पोर्शन बचेगा उसको कहेंगे प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा से भी हम कोएगुलेंट्स यानी कि कोएगुलेटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो वो हमारे पास बन जाएगा सीरम। एंटीकोएगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा के अंदर, सीरम के अंदर, तो वो हमारे पास कोएगुलेट नहीं करेगा, वो चिपकेगा नहीं, वो क्लॉटिंग नहीं करेगा। लाइक एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी, इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन एक्टिविटी और बाइंड कर दें कैल्शियम को। कैल्शियम जो है वो क्लॉट बनाने में और थ्रोम्बिन जो है ये दोनों क्लॉट बनाने में काम करते हैं। इन दोनों को हम अगर खत्म कर दें, कैल्शियम को किसी चीज के साथ बाइंड कर दें और थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को खत्म कर दें तो इस तरह हम जो है वो एंटी कोएगुलेशन कर सकते हैं। एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट हमारे पास क्या है, ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन ट्रेन एसीटेट और डबल ऑक्सलेट सोडियम सिट्रेट और हेपरिन। हेपरिन ब्लड के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है और मोस्टली जो है वो हमारे पास हेपरिन यूज होती है। सीरम और प्लाज्मा को हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। 30 मिनट्स के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास सीरम और प्लाज्मा सेपरेट हो जाएंगे। उसको पास्टर पिपेट और नीडल से लेकर इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टॉर्निक वेट। टॉर्निक वेट हमारे पास एक बैंड लाइक होता है जो कि हम बाजू में बांध के उसको प्रेशर देते हैं ताकि हमारे पास वेन्स प्रोमिनेंट हो जाए। फिर हम सिरिंज लेंगे, सेपरेट स्वैब से उसको पहले क्लियर करेंगे, सेपरेट स्वैब से क्लियर करके फिर हम सिरिंज वेन को पैल्पेट करेंगे, सिरिंज से वहाँ से ब्लड लेके ब्लड को हम ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर जो सिरिंज बचेगी उसको नीडल कटर से कट कर देंगे और टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के प्लाज्मा वगैरह अलग कर देंगे। दोबारा से अगर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट का कंसेंट लेना है, उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ग्लव्स लेना है, अप्लाई करना है टॉर्निक वेट करके वेन को लोकलाइज करना है, उसको सेपरेट स्वैब से क्लीन करना है, वहाँ से ब्लड लेना है, ब्लड लेने के बाद हमने प्रेशर अप्लाई करना है, फिर टॉर्निक वेट को रिमूव करना है, ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेना है वहाँ से और नीडल जो है सिरिंज की उसको कट करके डिस्पोज ऑफ कर देना है और टेस्ट ट्यूब को लेबल कर देना है। टेस्ट ट्यूब को लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो रिस्की कोई सैंपल है HIV का, हेपेटाइटिस B, C का, तो वो मिक्स ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको लेबल करना है और सिरिंज को डिस्पोज करना है, लेबल को सैंपल करना है, नीडल टिप को अवॉइड करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि बायोकेमिस्ट्री लैब्स के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले पिपेट्स। पिपेट्स की अगर हम बात करें तो पिपेट्स जो हैं वो ट्रांसफरिंग के लिए यूज होते हैं, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा सैंपल किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास पिपेट यूज होते हैं। पिपेट की हमारे पास क्लासिफिकेशन, माइक्रो पिपेट, मैक्रो पिपेट, ऑटोमेटिक पिपेट। मैक्रो पिपेट वो जो कि हमारे पास 1 ml से ज़्यादा 1 ml या 1 ml से ज़्यादा कंटेन करें सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे मैक्रो पिपेट। मैक्रो पिपेट की आगे होती है ट्रांसफर पिपेट जो कि फिक्स वॉल्यूम के अंदर हमारे पास लिक्विड को ट्रांसफर कर सकें, लाइक ऑस्वाल्ड पिपेट और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के अंदर फिक्स वॉल्यूम है। ऑस्वाल्ड पिपेट के अंदर हमारे पास ये है कि इसके ऊपर एक बल्ब अटैच हुआ होता है, ये बल्ब जो है वो हमारे पास हम उसको प्रेशर दे के तो सीरम या किसी भी सैंपल को सक कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल पिपेट, इससे हमारे पास इसकी स्पेशल बात यह है कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक डाउनवर्ड टुवर्ड्स टिप, ऊपर से नीचे को लेबल हुई होती है, बाकी सारी जो है वो नीचे से ऊपर को लेबल हुई होती है। इसके बाद हमारे पास माइक्रो पिपेट वो जो हमारे पास 1 ml से कम सोल्यूशन को लेकर चलेंगी। इसकी भी टाइप्स है। टू डिलीवर पिपेट जो कि सिर्फ हमारे पास अपर मार्क होता है, इसके अंदर वहां तक हमने सैंपल लेना है और आगे डिलीवर कर देना है। इसके अलावा ब्लो आउट पिपेट जिसके अंदर हमारे पास जो है आखिरी जो कतरा होता है वो हमने ब्लो करना होता है ताकि फुली सोल्यूशन जाए। इसके अलावा टू कंटेन पिपेट जिसके अंदर हम स्पेसिफाइड वॉल्यूम जो है वो फिल करें और उनको भी ब्लो करना होता है एंड पे एम्प्टी करने के लिए। और स्पेसिमेन जो है वो ब्लोन शुड बी सक्ड आउट एंड डाउन टू वेस्ट आउट लिखा हुआ है। आगे हमारे पास ऑटोमेटिक पिपेट जो है उसके अंदर फिक्स वॉल्यूम पिपेट होते हैं, वेरिएबल पिपेट होते हैं, पास्टर पिपेट होते हैं। फिक्स वॉल्यूम पिपेट के अंदर जिसकी 10 माइक्रोलीटर से 50 माइक्रोलीटर तक रेंज। वेरिएबल पिपेट जो 1 माइक्रोलीटर से 500 माइक्रोलीटर तक वेरी कर सके, 1 से 100, 20 से 200, 30 से 300। और पास्टर पिपेट वो जो डिस्पोजेबल होती हैं, डिस्पोजेबल पास्टर पिपेट जो है वो अवेलेबल होती हैं ताकि इन्फेक्शियस मटीरियल जो है वो स्प्रेड ना कर सके और हम उस पिपेट को डिस्पोज ऑफ कर सके इन्फेक्शन मटीरियल लाइक HIV, हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से। इसके बाद हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसके लिए हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने करनी है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, सॉल्वेंट, सपोर्टिंग एजेंट, निनहाइड्रेन, क्रोमेटोग्राफिक टैंक और स्पॉट एप्लीकेटर, ऑटोमाइजर वगैरह, ये सारा वाटसन क्रोमेटिक पेपर, एयर ड्रायर। सबसे पहले हमने शीट लेनी है वॉटमैन फिल्टर पेपर की, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर की, उसको 10 सेंटीमीटर 10 माइक्रोलीटर टेस्ट सोल्यूशन हैविंग अननोन कंपाउंड ऑफ अमाइनो एसिड वगैरह उसके ऊपर अप्लाई कर लेने हैं। फिर उसको एयर ड्राई करना है। ट्राई करने के बाद उसको हैंग कर देना है टैंक में और उसकी जो एक साइड है उसको हल्का सा डिप करना है। टैंक के अंदर सोल्यूशन होगा उसके अंदर हल्का सा उसको डिप करना है, इतना नहीं डिप करना कि हमारे पास जो हमने स्पॉट्स लगाए हैं उनको भी वो भी डिप हो जाए। कैपिलरी रिएक्शन की वजह से सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट रेट पे मूव करेंगे। आखिर में हमारे पास जो है हमने उसको उतार लेना है, निनहाइड्रेन सोल्यूशन लगा के उसकी कलर देंगे, अमाइनो एसिड का निनहाइड्रेन के साथ कलर आ जाता है। फिर हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास उनका जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस फॉर्मूले से हमने उसको कैलकुलेट कर लेना है। उनके RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोल्यूट, डिस्टेंस ऑफ सोल्यूट ट्रैवल्ड फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि हमने ये स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप के ऊपर हमने डॉट्स लगा लेने हैं अमाइनो एसिड के डिफरेंट के
उसको हमने हैंग कर देना है टैंक के अंदर, उसको हमने सोल्यूशन के अंदर इतना डिप करना है कि हमारे ड्रॉप्स जो हैं जो हमने लगाए हैं वो डिप ना हो। फिर ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मूव करेंगे अपने पेपर के ऊपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर, उसके ऊपर हमने नीन हाइड्रोजन देना है, नीन हाइड्रोजन देंगे तो उसका कलर आ जाएगा। उसके डिस्टेंस को हमने मेजर कर लेना है। सॉल्वेंट का कुछ डिस्टेंस होगा जो ये मेजर करे ट्रैवल करेगा, और कुछ डिस्टेंस होगा अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड के डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर देना है सॉल्वेंट के डिस्टेंस से, इस तरह हमारे पास आरएफ आ जाएगा उस अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। और हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल है एनाइन और कैटाइन, उनको हम मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस की बेस पे सेपरेट करते हैं। टाइप्स क्या हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की? पेपर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एक्रालामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स होता है, हमारे पास वेल्स होते हैं जिसके अंदर हम सैंपल डालते हैं। फिर जब हम इसको एनोड और कैथोड कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बेस पे अमाइनो एसिड जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द जेल एग्रोस जेल जो हमारे पास प्लेस होती है, और अपनी डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है। इस तरह का कुछ हमारे पास कर्व बनता है। एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन 1, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हैं वो अपने चार्ज और डेंसिटी की बेस पे, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे सेपरेट हो जाती हैं बाय अप्लाइंग एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, लाइक एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन 60% प्लाज्मा प्रोटीन का पोर्शन बनाती है और प्लाज्मा का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है। लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है। 3.5 से 4.7 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हाइपर एल्ब्यूमिनिया किस कंडीशन के अंदर होता है? एल्ब्यूमिन का लेवल हाई, आर्थराइटिस, डिहाइड्रेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कम कब होता है? बर्न्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में। इसके बाद है अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन जो है वो सेकंड प्रोटीन है जो कि लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। 0.1 से 0.4 इसका लेवल होता है। बर्न्स और ट्रॉमा, सर्जरी, मायोकार्डियल इंफाक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई होती है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो है वो 6 to 13% होती है। टोटल प्रोटीन का 0.1 से 0.9 इसका नॉर्मल वैल्यू है। ये भी हमारे पास आर्थराइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सर्जरी वगैरह, एमआई इन्फेक्शन, नियोप्लेजिया, इन सब कंडीशंस के अंदर इंक्रीज हो जाती है बर्न्स के अंदर। इसके बाद है बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन फोर्थ बैंड है। ये हमारे पास नॉर्मल लेवल होता है इसका 0.5 से 1.1, और हाइपरलिपिडेमियास यानी कि लिपिड डिसऑर्डर्स के अंदर बीटा ग्लोबुलिन हाई होती है। गामा ग्लोबुलिन फिफ्थ बैंड है, 20 से 25% टोटल प्रोटीन का बनाती है। 0.5 से 1.6 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये इन्फेक्शंस, मल्टीपल माइलोमा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केस के अंदर इंक्रीज होती है। इसके अलावा ल्यूकेमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेनिटल डिफेक्ट्स के अंदर डिक्रीज होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप्स हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज एंड पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद हमारे पास है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री एक टेक्निक है जो कि क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करती है इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी फ्लूइड में। अब ये कैसे है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होते हैं कुछ कंप्रेसर से जो है वो कंप्रेस्ड एयर आती है नेबुलाइजर के लिए। नेबुलाइजर के अंदर हमारे पास फ्यूल बर्न होता है। फ्लेम जो है वो उसकी वजह से फ्यूल जो है उसकी कंबशन होती है, एरोसोल कंबशन। लेंस और रिफ्लेक्टर होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि फ्लेम से प्रोड्यूस होती है। मोनोक्रोमेटर जो है वो फ्लेम के कलर को डिस्टिंग्विश करता है। फोटो डिटेक्टर जो है वो लाइट की वेवलेंथ को मेजर करता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक आइन या इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्पेसिफिक आइन की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, जिस तरह फ्लेम फोटोमीटर जो हम फ्लेम फोटोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम सैंपल लेंगे सोल्यूशन में, उसको नेबुलाइजर के अंदर प्लेस करेंगे, उसको हीट करेंगे, वो उसके अंदर से लाइट निकलेगी, उसके फ्लेम के अंदर से लाइट निकलेगी, तो वो लाइट मोनोक्रोमेटर तक जाएगी, वहाँ से फोटोमीटर पे रीडिंग्स आएंगी और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसकी वेवलेंथ से, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह, उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी से उसकी कंसंट्रेशन वगैरह। सैंपल लेंगे, उसको हीट करेंगे, उसको नेबुलाइजर के अंदर प्लेस करेंगे, बर्नर से लाइट आएगी, लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटर से पास होके तो नेबुलाइजर फोटो डिटेक्टर के पे आएगी और रीडिंग आ जाएगी। सोडियम की वेवलेंथ होती है 589, पोटेशियम की 767 और कैल्शियम की 554। नॉर्मल वैल्यू सोडियम की होती है 135 से 150, पोटेशियम की होती है 3.5 से 5 और कैल्शियम की होती है 9 to 11, और इनका स्पेसिफिक फ्लेम कलर होता है येलो, डिप रेड और ग्रीनिश येलो। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स है इंक्लूडिंग सस्पेंशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेंसिटी की बेस पे हम डिफरेंट रेट पे सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, लाइक प्लाज्मा को टेस्ट ट्यूब में डाल के हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर प्लेस करते हैं, उसको बहुत स्पीडली घुमाते हैं 1.18 10 की पावर -5 इंटू आर रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर पे हम इसको घुमाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ये सारी चीज़ें अपनी डेंसिटी की बेस पे जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। इनकी सेपरेशन से हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसकी टाइप्स हैं लाइक डिफरेंशियल, रेट, जोनल, एनालिटिकल। सेंट्रीफ्यूज मशीन के कंपोनेंट क्या है? रोटर, जिसकी वजह से वो घूमता है, शाफ्ट और रिसेप्टिकल्स। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम हेमाटोक्रिट यानी कि पैक सेल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों की, ऑर्गेनेल्स, माइक्रोमोलिक्यूल, वायरसेस, डीएनए, आरएनए, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, माइलोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूरोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, ग्लायल सेल्स। और सेपरेशन कर सकते हैं सीरम की,
ल्यूकोसाइट्स की, ग्रैनुलोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की, डीएनए को आरएनए से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शन हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन से परफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पीएच मीटर है। पीएच मीटर सिंपल है कि हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम पीएच कहते हैं। वो डिवाइस जिससे हम पीएच मेजर करेंगे उसको हम पीएच मीटर कहेंगे। न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे पास वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की उसके अंदर 10⁻⁷, इसको हम, उसकी पीएच आती है 7, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है इमर्ज सोल्यूशन के अंदर डिप किया होता है उससे मेजर होता है। इससे इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जब कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस जो है वो ट्रांसलेट होता है एज पीएच। इसके बाद हमारे पास और मेथड क्या है पीएच के, हमारे पास इंडिकेटर सॉल्यूशंस होते हैं। इंडिकेटर सॉल्यूशन सिर्फ ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर चेंज की वजह से। इसके अलावा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं लाइक ग्लास इलेक्ट्रोड और कैरामल इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर हम 0.1 HCl सॉल्यूशन लेते हैं। इसके अंदर हम जो है ये जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, मॉडर्न ग्लास से कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है और हमारे पास सिल्वर और क्लोराइड के अंदर डिप किया हुआ होता है। ये हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड है। कैरामल इलेक्ट्रोड जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड सराउंडेड बाय KCl सॉल्यूशन, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो एज पोटेंशियोमीटर काम करता है और इसको यूज करते हुए हम अननोन सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर भी कलर चेंज से बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। प्रोसीजर क्या है कि हमने सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्डाइज करना पीएच मीटर को, फिर ग्लास इलेक्ट्रोड को डिप करना सॉल्यूशन के अंदर और मेजर कर लेंगे उसकी पीएच। कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है कैरामल इलेक्ट्रोड, एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड जो है ग्लास इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इन दोनों से हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्लो करते हैं जिससे पीएच जो है वो मेजर हो जाती है। इसके बाद प्रैक्टिकल है क्लोरीमीट्री या फोटोमीट्री का। फोटोमीट्री के अंदर वही है जो हमने पिछले सारे प्रैक्टिकल के अंदर प्रोसीजर किया ना, प्रोसीजर सेम है। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल करनी है, अननोन ब्लैंक स्टैंडर्ड, रिएजेंट डालना है तीनों के अंदर एक ml, फिर उसके अंदर हमने डालना है 0.1 ml डिस्टिल वाटर इन ब्लैंक, 0.1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन स्टैंडर्ड, 0.1 ml सैंपल इन अननोन, और तीनों को शेक करना है, इंक्यूबेट करना है और फिर उसको फोटोमीटर के अंदर प्लेस कर देना है और उसकी वेवलेंथ को मेजर करके उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है। सॉरी, वेवलेंथ मेजर, उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है कलर की। अच्छा जी, लाइट सोर्स हमने किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर हमने ये देखा कि कलर इमिट होगा, जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उससे हमारे पास लाइट इमिट होगी, वो मोनोक्रोमेटर पे रिफ्लेक्ट की जाएगी, वहां से ये जाएगी हमारे पास कीवेड के अंदर से गुजरेगी। कीवेड के अंदर से जब गुजरेगी, कीवेड के अंदर हमारे पास सैंपल होगा अननोन, यहाँ जो भी हमने रखा हुआ वो सैंपल होगा, वहां से ये जाएगा हमारे पास डिस्प्ले पे जाके हमारे पास रीडिंग देगा। जितनी भी ट्रांसमिटेंस होगी, जो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी वो तो एब्जॉर्ब होगी, जो बाकी बचेगी वो उसके अंदर से ट्रांसमिट होगी। उसकी ट्रांसमिटेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी अननोन की। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला।